अभी तक मैं समझता हूँ कि 10 एक विद्यार्थी जुड़े हैं और 3-4 हमारे मुझ समेत सहायक आचार्य साथी जुड़े हैं। उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारे आज के इस ऑनलाइन संवाद सत्र में, जो एक नवाचार के रूप में हम राजकीय महाविद्यालय खैरतल के विद्यार्थियों को हिंदी के अलग अलग आयामों से परिचय कराने के लिए, या उनके विषय के या उनके पाठ्यक्रम में जो शामिल हैं रचनाएं, उनके अलग अलग पहलुओं पर ताकि वो विचार कर सकें, उसके लिए हमने एक छोटा सा नवाचार किया है कि हम अलग अलग कार्यस्थलों पर, अलग अलग महाविद्यालयों में, अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जो कार्यरत हैं, हमारे अग्रज हैं कुछ, उसमें कुछ हमारे साथी हैं, उन सभी से हम मार्गदर्शन प्राप्त करें हमारे हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं उन पर। तो उसी कड़ी में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर कपिल शर्मा जी को। मैं चाहूंगा कि सर आप अपना कैमरा ऑन कर लें। बलदेव जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी अपना कैमरा ऑन कर लें, ताकि विद्यार्थी और अधिक हमसे जुड़ पाएं ठीक से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बलदेव जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हमारे आज के प्रमुख वक्ता श्री कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर हाँ, कैमरा ऑन कर लें बस। जी, बलदेव जी से आग्रह रहेगा कि आप कपिल जी का एक बार परिचय करा दें, उसके बाद थोड़ी सी बातचीत, और उसके बाद हम आज हमारा जो विषय है वो ये इस एक और द्रोणाचार्य नाम का जो ये नाटक है, हम इस पर चर्चा के लिए आज एक ऑनलाइन संवाद के लिए एकत्र हुए हैं। तो सबसे पहले बलदेव जी से आग्रह रहेगा कि वो कृपा कर सर का परिचय दें। नमस्कार दीपक जी, कपिल जी को नमस्कार। सर से मेरा परिचय शोध कार्य के दौरान हुआ और सर से बहुत लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई। जवाहर कला केंद्र में इन्होंने मुझे कई बार कॉफी पिलाई है, तो अरे मुझे वाह। लगता है कि उनका परिचय और काफी लंबा चौड़ा है। फिर भी मैं एक छोटे से संक्षेप में उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आप जयपुर के जो भट्ट परिवार हैं, मुझे लगता है जो रंगमंच को थोड़ा बहुत जानते हैं वो जयपुर के भट्ट परिवार को जानते हैं। तमाशा के लिए बहुत प्रसिद्ध ये फैमिली है। तो जयपुर के भट्ट परिवार से आप ताल्लुक रखते हैं और अभी आप वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग में सहायक आचार्य के पद पे कार्यरत हैं। एक बड़ी विचित्र संयोग की अच्छी बात यह भी है कि इसी राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने ड्रामेटिक्स की पढ़ाई की है, थिएटर की पढ़ाई की है और उसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। और इसके बाद में आपने जब रंगमंच में आप आए तो एक वर्तमान में राजस्थान में, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, वर्तमान में राजस्थान में एक बहुत अच्छी संस्था काम कर रही है, क्यूरियो, CURIO। अगर आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि ये राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। डॉक्टर कपिल शर्मा इसके संस्थापक सदस्य हैं और वर्तमान में इसमें बहुत सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ राजस्थान में रंगमंच की जो परंपरा है उसकी जो नींव जिन्होंने बनाई, उनमें वासुदेव भट्ट एक बहुत बड़ा नाम। आपकी रंगकर्म की जो शुरुआत है वो वासुदेव भट्ट के द्वारा निर्देशित नाटक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से हुई। क्योंकि आप रंगकर्मी हैं, रंगकर्मी से मेरा तात्पर्य ये है कि आप नाटक लिखते भी हैं, आप अभिनय भी करते हैं, आप नाटक का निर्देशन भी करते हैं और आप नाटक देखते हैं और फिर लिखते भी हैं। और आपका जो शोध कार्य है वो भी नाटक पे है। तो अब तक लगभग मैं ये कहूंगा कि लगभग 100 नाटकों के साथ आप जुड़े रहे हैं। 100 से अधिक नाटकों में किसी में आपने लेखन किया है, मैं बहुत लंबी सूची है वो नहीं गिना पाऊंगा। किसी में आपने अभिनय किया है और किसी में आपने निर्देशन किया है। आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी प्रशिक्षित हैं और आपने अनेक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया भी है। ये भी एक रंगमंच को दोहरी देन है कि आपने यहाँ से सीखा और आपने यहाँ से बहुत कुछ सिखाया भी है। इसके अलावा बहुत सारी वर्कशॉप आपने ली है, रिसर्च सेमिनार में आप गए हैं और आपने कालिदास के नाटकों पे अपना शोध कार्य किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। राजस्थान के बहुत अच्छे अच्छे निर्देशक जिनमें हम कहेंगे श्री रवि चतुर्वेदी जी, शिवदास, सुनील सिन्हा, शिव प्रसाद तामू, S वासुदेव, वासुदेव भट्ट, तपन भट्ट और गगन मिश्रा आदि बड़े प्रसिद्ध और नामचीन निर्देशकों के साथ आपने काम किया है। और अभिनय के अलावा कुछ ऐसे नाटक जो मुझे लगता है कि बताने चाहिए, थिएटर थिएटर
रे गलियां, धूप का एक टुकड़ा, एक था गधा उर्फ अलादाद खां, अंधों का हाथी आदि नाटकों का आपने निर्देशन भी किया है। वर्तमान में आप राजस्थान विश्वविद्यालय के ड्रामा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और एक समानांतर रूप से आप राजस्थान के रंगमंच की बहुत लगन के साथ सेवा भी कर रहे हैं। एक थोड़ी सी एक और संयोग भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। राजस्थान में रंगमंच में बहुत कम संयोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पे जोड़ियां प्रसिद्ध रहती है। तो सर के साथ ये संयोग है कि सर की धर्मपत्नी डॉक्टर प्रियदर्शनी मिश्रा भी बहुत अच्छी रंगकर्मी है और मुझे उन दोनों का अभिनय एक साथ ओम शिवपुरी नाट्य समारोह जोधपुर में त्रियात्रा में देखने को मिला। तो वो नाटक मुझे आज भी याद है और मुझे लगता है कि जैसे मेरा इनके साथ परिचय है और जैसा इनका मेरे प्रति स्नेह है, तो शायद ये कार्यक्रम इनके परिचय में भी समाप्त हो सकता है, लेकिन इतना लंबा परिचय मैं दूंगा नहीं। यहाँ हम बहुत मुझे लगता है कि अनौपचारिक रूप से जुड़े हैं। तो सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत प्रणाम। जी दीपक जी। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव जी। आपने बहुत संक्षेप में सर का परिचय दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आपके आपकी कुशलता ही रही शब्दों की और वाणी की कुशलता है कि आप इतने छोटे में इतने बड़े व्यक्तित्व को यहाँ समेट पाए। उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। और सर के इतने आ, संक्षेप में दिए गए एक लंबे परिचय के बाद मैं चाहूंगा कि विद्यार्थी और हमारे जो साथी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनसे सर सीधा ही संवाद करें। पहले जो सर अपने तरफ से कुछ कहना चाहें और उसके बाद हम सीधे ही सर आपसे आग्रह करेंगे कि आज जिस विषय को लेकर के हम यहाँ एकत्र हुए हैं, एक और द्रोणाचार्य जो शंकर शेष जी का एक बेहतरीन नाटक रहा है, बहुत सारे मंचों पर ये खेला गया है और विशेष रूप से ये हमारी शिक्षा व्यवस्था पर चोट करता हुआ एक नाटक है। तो हम चाहेंगे कि सीधा आपकी वाणी से ही हम आगे का ये जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएं और मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। मैं अपना माइक ऑन अपना कैमरा ऑन रखूंगा ताकि आप मुझे देख पाएं और इस दौरान आपको ऐसा लगे कि हम बीच में संवाद कर रहे हैं। जी सर। जी नमस्कार। मेरी आवाज साफ आ रही है आप सभी को? जी सर, आपकी आवाज आवाज बिल्कुल साफ? बिल्कुल साफ है, बहुत और बहुत अच्छे से आपकी मधुर वाणी आ रही है हम तक। तो सबसे पहले तो मैं दीपक जी को और बलदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस आभासी पटल पर मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं छात्रों से जो है अपनी बात कह पाऊँ, उनके समक्ष अपने विचार रख पाऊँ। तकनीक ने हमें बहुत सारे अवसर दिए हैं और सबसे अच्छी बात कि नई शिक्षा नीति जो 2020 की हमारे यहाँ लागू हुई है, अभी उसको 5 साल हुए हैं पिछले कुछ दिनों पहले ही। और उस नई जो शिक्षा नीति है उसमें ये कामना की गई है कि हम तकनीक का प्रयोग करके, आईसीटी का प्रयोग करके, नए संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षा को सिर्फ एक रूपी माध्यम न बना के या सिर्फ व्याख्यान न बना के उसे अनुभवजन्य बनाएं और ज्यादा से ज्यादा जो लोगों का अनुभव विद्यार्थियों तक पहुंच सके, वो अपनी शिक्षा को बहुआयामी बना सके। और इस दृष्टि से दीपक कुमार जी, मैं आपकी सराहना करूंगा कि आपका ये प्रयास, ये नवाचार का प्रयास बहुत ही अच्छा है। चूंकि ये बहुत आसान है कि हम जो चल रहा है वैसे ही चलाते रहें, उसी ढर्रे में डले रहें। जहां हम शिक्षा व्यवस्था पे आधारित एक नाटक की बात करें, वहीं एक ये वाली बात है कि दीपक जी को इस प्रयास के लिए कोई प्रेरित या अलग से कुछ भुगतान नहीं मिल रहा है। ये इनका खुद का नवाचार है, खुद की प्रेरणा है, जो ये इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। और सभी साथियों को इसका सहयोग करना चाहिए और इसे अप्रिशिएट करना चाहिए और विद्यार्थियों का इस अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। निश्चय ही मैं ये कामना करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इस आज के इस अवसर को हम जो है एक उपयोगी बना पाएँ। और एक और विषय में यहाँ पर विषय से जुड़ी बात कहना चाहूँगा कि अभी जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई है, इसके अंतर्गत ही कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक जो
सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, उसने कला शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बना दिया है, जहां पर आप रंगमंच, संगीत, नृत्य और पेंटिंग इनकी अनिवार्यतः शिक्षा लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाले सब्जेक्ट नहीं रहे, अब आप इन्हें मुख्य विषय के रूप में अध्ययन करेंगे। और तीसरी से 8वीं तक का नवोदय में और सीबीएसई के स्कूलों में इस साल से ही सिलेबस लागू हो गया है। और इसकी जो पाठ्य पुस्तक डेवलपमेंट जो कमेटी है उसका भी मैं सदस्य हूँ, उससे जुड़ा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और इस दिशा में भी मैं काम कर रहा हूँ और उसमें भी हम कई सारे नवाचारों को शामिल करने की योजना कर रहे हैं। तो अब आते हैं आज के मुख्य विषय पर, जो है प्रसिद्ध नाट्य लेखक डॉक्टर शंकर शेष का रचित नाटक एक और द्रोणाचार्य। इस नाटक से मेरा पहला परिचय जो हुआ था वो उस दौरान हुआ था जब मैं कॉलेज में था और मैं एनएसडी के प्रवेश की तैयारी कर रहा था। उस दौरान सबसे पहले मैंने इस नाटक को पढ़ा था और इस नाटक के विचारों ने, इसके कथ्य ने, इसके शिल्प ने मुझे उस समय भी उद्वेलित किया था। हालांकि उस समय मेरा ज्ञान इतना नहीं था कि मैं इसकी गहराई को पूरी तरह समझ पाता, लेकिन उस समय भी जब प्रथम पठन में ही मुझे इस नाटक ने अपनी ओर आकर्षित किया था। जब हम नाटक की बात करते हैं तो नाटक को हम काव्य कला में समाहित करते हैं। आजकल हम जब देखते हैं या आज की जो पीढ़ी है वो जब हम काव्य की बात करते हैं तो वो वर्ष की बात ही करते हैं, वो पद्य में चली जाती है, वो सोचती है कविता का मतलब पद्य है। कविता। लेकिन हम काव्य कला के इतिहास की ओर जाएंगे, चाहे पाश्चात्य जगत के इतिहास में जाएं, चाहे भारतीय जगत के इतिहास में जाएं, काव्य जो है, काव्य का अर्थ, काव्य के अंतर्गत ही गद्य और पद्य दोनों समाहित होते हैं, गद्य काव्य और पद्य का। और शुरुआत का जो भी साहित्य लिखा गया वो पद्य में ही लिखा गया। बाद में 19वीं शताब्दी के आसपास जब रियलिज्म आया, यथार्थवाद आया, उसके बाद जो है प्रोज का चलन बढ़ा और यथार्थवादी नाटक या गद्य में नाटकों की रचना होने लगी। उससे पहले के नाटक, चाहे हम जयशंकर प्रसाद के पढ़ें, चाहे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के पढ़ें, या हमारे कालिदास के पढ़ें, या शेक्सपियर के पढ़ें, या फिर इडिपस आदि के नाटक पढ़ें, तो उनमें पद्य का प्रयोग ही ज्यादा मिलता है। और नाटक को दृश्य श्रव्य काव्य कहा जाता है, यानी जिसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी काव्य साहित्य की जितनी विधा है उनमें सर्वश्रेष्ठ सबसे रमणीय जो विधा है वो नाटक को माना गया। वहीं अरस्तु भी कला की समीक्षा करते हुए, काव्य की समीक्षा करते हुए इतिहास से इसकी तुलना करते हैं। और इतिहास की तुलना करते हुए अरस्तु कहते हैं कि काव्य रचना सार्वभौमिक प्रकृति की होती है और इतिहास एकनिष्ठ। एक उसका वर्णन करता है जो हो चुका है और दूसरा उसका जो कि संभावित है, और उसका उद्देश्य है विरेचन, अर्थात करुणा, भय, अन्य संवेगों का समुचित विरेचन। यानी कि नाटक के माध्यम से आप सिर्फ सूचनाएं या शब्दों को ही प्रेषित नहीं करते, उसके साथ मनोभाव, विचारों का भी आदान प्रदान, संप्रेषण करते हैं। और जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है और कई विद्वान कह चुके हैं कि नाटक जो है समाज का आईना है, एक दर्पण है। नाटक समाज को दर्पण की तरह देखता है, जो समाज में चल रहा है उसकी प्रतिकृति के रूप में आपके सामने एक रख देता है। तो जो डॉक्टर शंकर शेष हैं, इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी एक संक्षिप्त परिचय हम दोहरा लेते हैं कि आपका जन्म 2 अक्टूबर 1933 को मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। मैं मध्य प्रदेश का बिलासपुर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उस दौर में वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, अब वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है और बिलासगढ़ छत्तीसगढ़ में आता है। और 28 नवंबर 1988 को आपका देहावसान हुआ था। आप के पिता नागोराव विनायक राव शेष थे और माता का नाम सावित्री भाई शेष था। आपकी जो उच्च शिक्षा है वो नागपुर और मुंबई में हुई।
और आपने बहुत अल्पकाल में ही, अल्प आयु में ही कविता लेखन जो है प्रारंभ कर दिया था और आपकी प्रतिभा उसमें दिखने लगी थी। आप कथाकार भी रहे, आपने कथाएं भी लिखी, लेकिन आपकी जो ख्याति है वो सर्वश्रेष्ठ जो ख्याति है, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप जो आपके साहित्य का आता है वो वो नाटककार के नाटक। रूप में ही है। और आपके कई नाटक रहे जिनमें सभ्यता, नए नमूने, बिन बाती के दीप, बंधन अपने अपने, फंदी, कालजयी जो कि मराठी भाषा में लिखा गया था, राक्षस, एक और द्रोणाचार्य, कोमल गांधार, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, पोस्टर, आधी रात के बाद, बाढ़ का पानी, चेहरे, खजुराहो का शिल्पी, घरोंदा आदि। तो इनमें से आप ज्यादातर नाटकों को देखेंगे तो हर लेखक की एक रेखा होती है, जिस लेखन उस रेखा में बहता है, और एक धारा होती है लेखक की। तो आप उनके ज्यादातर नाटकों में देखेंगे कि या तो सामाजिक विषय उठाए गए हैं या फिर पौराणिक विषयों के माध्यम से इन्होंने सामाजिक विषयों को उठाया है। जो आपका नाटक एक और द्रोणाचार्य है जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसके संबंध में भी कुछ भ्रांति है कि 1971 में प्रकाशित हुआ, कुछ लोग कहते हैं 1971 में, कुछ 1972 में बताते हैं, और कुछ इसको 1977 में प्रकाशित बताते हैं। जब भी ये प्रकाशित हुआ, ये निश्चय ही उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। और एक तो नाटक होता है जिसे हम कहते हैं क्लासिक या शास्त्रीय नाटक, जो शास्त्र के नियमबद्ध तरीकों से लिखा जाता है, और एक नाटक होता है जिसे हम कहते हैं क्लासिक और क्लासिकल। क्लासिकल होता है शास्त्रीय और क्लासिक होता है कालजयी, जो काल को विजय प्राप्त कर ले, यानी जो स्थान समय के सापेक्ष न रहकर निरपेक्ष रूप से किसी भी काल और किसी भी देश परिस्थितियों में उतना ही प्रभावी रहे। तो निश्चय ही एक और द्रोणाचार्य उस क्षेत्र में, उस कड़ी में आता है जहां हम इसे कालजयी नाटक मान सकते हैं कैसे? कि ये आज भी उतना प्रभावी है और आने वाले 10 सालों बाद भी शायद उतना ही प्रभावी रहेगा, क्योंकि ये मानवीय मूल्यों की, मानवीय कमजोरियों की, मानवीय सूक्ष्मताओं की, हीनताओं की, सामाजिक व्यवस्थाओं की उतनी ही गहराई से व्याख्या करता है और उसे ज्यों का त्यों हमारे सामने रख देता है, और हमें आत्मचिंतन के लिए और आत्म अवलोकन के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करता है कि हम फिर से सोचें कि आज की व्यवस्थाओं में, आज की स्थितियों में कहीं हम भी तो इसी तरह शोषित नहीं हो रहे या शोषक तो नहीं बन रहे। बिल्कुल। तो इस नाटक की बात करें तो साहित्य में हम भिन्न तरीके से नाटकों का विवेचन करते हैं, लेकिन चूंकि मैं एक नाटककार रहा हूँ, नाटक का विद्यार्थी रहा हूँ, तो नाटक में हम किस तरीके से विवेचन करते हैं उस प्रकार से हम इस पे चर्चा करेंगे। तो नाटक की दृष्टि में जब विश्लेषण हम जब करते हैं नाटक के विद्यार्थी के रूप में, तो हम नाटक के 4 पक्षों में अध्ययन करते हैं। पहला पक्ष होता है भौतिक पक्ष, दूसरा शिल्पगत पक्ष, तीसरा बौद्धिक पक्ष और चौथा व्यवहारिक पक्ष। जहां भौतिक पक्ष की बात होती है तो ये उसी तरीके से है जैसे हम किसी की शरीर या काया का विवेचन करें कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कैसा रंग बनावट क्या है? रूप है, कैसा दिखता है, उसका आकार कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। तो यहाँ हम नाटक के बारे में बात करते हैं जैसे देश काल के बारे में। देश काल का अर्थ है कि पीरियड, किस पीरियड की बात करता है। लेकिन हम, ये नाटक एक प्रयोगवादी नाटक है, और शंकर शेष आधुनिक प्रयोगवादी नाटक लेखकों में से जाने जाते हैं, जहां इन्होंने देशकाल को लेकर भी प्रयोग किया है कि 2 कथाएं समानांतर चलती हैं। एक द्रोणाचार्य की कथा जो कि पौराणिक कथा है, और एक आधुनिक कथा जो कि प्रोफेसर अरविंद की कथा है। उसकी दुविधाएं हैं, उसके मूल्य हैं, उसके संकट हैं, और वहां द्रोणाचार्य की दुविधाएं हैं, द्रोणाचार्य के मूल्य हैं, द्रोणाचार्य के संकट हैं। तो देश काल जब हम इस पे बात करेंगे तो देश काल, इसमें दोनों देश काल जो है समानांतर रूप से चलते हैं। कथासार की बात करें तो कथा आपने पढ़ी ही होगी। संक्षेप में हम बात कर लेते हैं कि नाटक प्रारंभ होता है जो अरविंद है उसके पारिवारिक स्थिति से। उसके कॉलेज में कुछ घटना हुई है, उसने किसी छात्र को पकड़ा है जो कि बहुत प्रभावशाली व्यक्ति का
छात्र है, व्यक्ति का पुत्र है, पुत्र। और उस पे दबाव बनाया जा रहा है कि उस पे जो केस है वो उसको वापस ले ले, और वो अपनी दुविधाओं में फंसा हुआ है। और इससे पूर्व में ही उसके एक शिक्षक साथी, जिसने कि एक ऐसा ही शक्तिशाली व्यक्ति के पुत्र को पकड़ा था और उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसकी पत्नी और उसका जो मित्र है, जो दोनों ही, पत्नी गरीबी से, जो उसके मध्यम वर्गीय जीवन है उससे पीड़ित है, और पति जो उसका मित्र है वो भी अवसरवादी है, और वो कहीं ना कहीं उसके साथ एक बेल की तरीके से, जैसे आम्र की बेल पर या किसी पेड़ पर या किसी और वृक्ष पर लता लिपट जाती है और उसका आधार ढूंढ के वो भी उन्नत हो जाती है, तो वो भी उसके सहारे अपनी प्रगति की राह देख रहा है कि अगर ये बढ़ जाएगा तो मैं भी कहीं ना कहीं वाइस प्रिंसिपल बन जाऊंगा। वो दोनों उसको उकसाते हैं, प्रेसिडेंट आके उसको धमकाता है, और उसकी धमकी और उनके उकसाने के फलस्वरूप और कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा में भी, यहाँ नाटककार ने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है कि उसकी अंतरात्मा को विमलेंदु के स्वरूप में प्रस्तुत किया है। जो उसका अंतर्द्वंद है वो विमलेंदु के माध्यम से चलता है, और उसमें कहीं ना कहीं जो उसका नकारात्मक पक्ष है वो हमेशा जीत जाता है, और वो उसको प्रोत्साहित करता है और वो निर्णय ले लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का। और कहीं ना कहीं उसे द्रोणाचार्य का वो उदाहरण देता है कि उसने द्रोणाचार्य का नाटक खेला था, और वहां से द्रोणाचार्य की कथा प्रारंभ होती है, जहां पर कि वो उनका बच्चे ने कभी बचपन के बाद माँ के दूध के बाद दूध नहीं पिया है, बहुत बड़ी ही निर्धनता में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, और ध्रुपद के यहाँ जाकर वो लौटे हैं जहाँ से वो अपमानित होकर आए हैं, और उसी समय भीष्म के यहाँ से बुलावा आता है, तो पत्नी के जो उकसाने पर। प्रेरित करने पर, और वो अपने जो मूल्य हैं उन मूल्यों को त्याग कर उस समझौते को स्वीकार कर लेते हैं, और वहाँ प्रशिक्षण के लिए चले जाते हैं। और वहां पर जाकर जब उनको प्रशिक्षण दे रहे होते हैं तो एकलव्य की कथा आती है, जिसने उनके बिना साधना के सीख लिया, और अब क्योंकि अब वो राजकीय मूल्यों से क्रीत हो गए हैं और वहां खरीदे जा चुके हैं, तो उन्होंने अपना जो विवेक है वो भी वहां पर एक तरीके से गिरवी रख दिया है। गिरवी रख। उस गिरवीपन के कारण वो मूल्यों की चिंता न करते हुए एकलव्य का अंगूठा मान लेते हैं, और यही नाटक का पहला जो पूर्वार्ध है वो पूर्वार्ध जो है है वो वो खत्म हो समाप्त जाता है। होता है। और फिर दूसरे अंक में बाद की घटना आती है, जहाँ वो प्रिंसिपल बन चुका है, वो शान शौकत को एंजॉय कर रहा है, उसकी पत्नी भी उसे एंजॉय कर रही है, और वहां पर एक बार फिर राजकुमार जो है वो एक दुर्घटना कर देता है, अनुराधा के साथ व्यभिचार करने का प्रयास करता है, और अनुराधा भी आती है, प्रेसिडेंट भी आता है, और अंत में फिर वही होता है कि एक बार फिर वो पीछे हट जाता है। वही द्रोणाचार्य की कथा आती है कि द्रोणाचार्य ने किस प्रकार किया था, और फिर अंत में एक बार फिर जब कथा आती है कि उसके भी कई साल बाद वो जेल में है, उस पे प्रेसिडेंट को मारने का आरोप लगा है, और वहां वो ये सोचता है कि चंदू जो उसका एकमात्र गवाह है, जो उसका, जिसको उसने प्रथम अंक में जब उसका साथ नहीं दिया था, उसके विरुद्ध कार्यवाही कर दी थी, वो उसका साथ देगा, लेकिन वो भी युधिष्ठिर की तरह उसके खिलाफ गवाही दे देता है। अर्ध सत्य बोलता है, वो पूर्ण सत्य नहीं बोलता, कि शायद हो सकता है, मैं नहीं जानता, ऐसा हो सकता है, इतना सा कह देता है। उस आधार पर उसे सजा हो जाती है, और अंत में नाटक खत्म होता है जहां विमलेंदु उसे कहता है कि तुम भी एक द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य। हो। तो ये इसकी कथा है, कथा का सार है। समय की बात करें तो इसमें दृश्य अलग अलग चलते हैं, कभी सुबह का दृश्य चलता है। ये नाटक की प्रस्तुति के हिसाब से हम समय का अध्ययन करते हैं कि उस हिसाब से हमें नाटक के पात्रों की वेशभूषाएं, उनका मनोवेश, उनकी मनो शारीरिक स्थितियों का अभिनय करना होगा, उस हिसाब से हम समय को व्याख्यातित करते हैं। और भौगोलिक परिस्थिति, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत कुछ, आपका रंग रूप, आपका वस्त्र वेशभूषा, आपके घर की साज सज्जा निर्धारित होती है। तो व्यवहारिक दृष्टि से इन सब चीजों का जो है भौतिक पक्ष में अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरा पक्ष आ जाता है शिल्पगत पक्ष, जहाँ नाटक का जो संगठन है, नाटक की जो शिल्प है, उस पे कार्य किया जाता है। और उसमें सबसे पहला जो नाटक की अभिव्यक्ति होती है भाषा के माध्यम से होती है, और भाषा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस नाटक की भाषा कितनी प्रभावी है, इसके संवाद जो है वो कितने प्रभावी हैं, जिनमें मुहावरों का भी इस्तेमाल बहुत जगह आपको देखने को मिलता है, तत्सम शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है, तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा संवाद जो है वो चुटीले हैं और आम बोलचाल की भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन उनमें रूपकों का प्रयोग किया गया है। जैसे
वो कहती है कि शकुन तुम जाओ, हरिश्चंद्र के सिंहासन जो खाली सिंहासन हुआ उस पर तुम ही जाकर बैठ, तो जाके बैठ, ठीक है। राइट, वो स्पष्ट शब्दों में उसको एक रूपक का प्रयोग करते हुए कहती है कि हरिश्चंद्र के सिंहासन पे तुम ही जाकर तो ही बैठ जाओ, कि बैठोगे। उसके सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए होते हैं, उसके बाद तुम एक हरिश्चंद्र हुए हो। और इसी तरीके से वो भी अंत में कहता है कि मैं क्या हूं, मैं जैसे सड़े आटे में कीड़े बुलबुलाते हैं उसी तरह का हूँ। एक एक बहुत अच्छी युक्ति का प्रयोग हुआ है कि बुद्धिवादी नपुंसक, जो सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जब एक्शन का वक्त आता है तो आप पीछे हट जाते हैं, आप सिर्फ व्याख्यान देते हैं, आप सिर्फ समाज में बदलाव की बातें करते हैं, लेकिन जब आप पे आती है तो आप भी वही परंपराओं में ढलकर समाज की दुहाई देकर उन्हीं चीजों को दोहराते हैं, उन्हीं कुरीतियों और कुप्रथाओं का समर्थन कर लग जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही प्रभावी भाषा का प्रयोग करते हुए जो गहरे अर्थ हैं, समाज की जो विडंबनाएं हैं, विभीषिकाएं हैं, उनको अपने संवादों में प्रस्तुत किया है, उनको गहरे से व्याख्यातित किया है अपनी भाषा में। और भाषा बहुत आम बोल जीवन जनजीवन की बोलचाल की भाषा जो सामान्य प्रयोग होती है वही उसमें प्रयोग की है। कहीं भी भाषा ऐसी क्लिष्ट नहीं है कि जो समझने में या जिन्हें देखने के लिए आपको शब्दकोश का प्रयोग करना पड़े या कोई अर्थ ढूंढने पड़े। शैली की बात करें तो ये प्रयोगात्मक शैली है और आधुनिक शैली का नाटक इसे माना जा सकता है, जहां पर उन्होंने बार बार एक युक्ति का प्रयोग किया है जिसे हम फ्लैशबैक कहते हैं, यानी पूर्व में जाकर पूर्व की घटनाओं का मंचन या प्रस्तुतिकरण जहां पर होता है। तो फ्लैशबैक शैली को उन्होंने यहाँ पर और आधुनिक प्रयोगात्मक शैली का प्रयोग किया। ना तो ये पूरी तरह आधुनिक है, ना पूरी तरह पाश्चात्य दृष्टि का है। एक प्रयोगात्मक नाटक है जहां पर उन्होंने पाश्चात्य समय को बार बार प्रस्तुत करने का, अंतर्द्वंद प्रस्तुत करने का, जैसे कि विमलेंदु का जो प्रयोग किया है बहुत ही खूबसूरत प्रयोग है, जो एक सफल सिद्ध हुआ है इस नाटक के मंतव्य को दर्शकों तक पहुंचाने में और खेले जाने में। वहीं ये एक चुनौती भी प्रस्तुत करता है मंचन करने वाले समूह के लिए, कि आपको कई दृश्य दिखाने हैं। एक दृश्य आधुनिक काल का है और एक दृश्य जो है वो पौराणिक काल का है। तो किस तरीके से मंच सज्जा, दृश्य सज्जा या प्रकाश व्यवस्था की जाएगी, किस तरीके से जो है नाटक में एक अंतराल लाए बिना तुरंत अगला दृश्य शुरू किया जाएगा। अगर बहुत सारा सेट होगा या बहुत सारी लाइट को चेंज करना होगा या कॉस्ट्यूम चेंज करने होंगे, तो किस तरीके से वो व्यवधान आए बिना, कि नाटक का जो तारतम्य है टूटे बिना, उसे कंटिन्यूएशन में, उसे एक सरलता के, नीरवता के साथ प्रस्तुत किया जा सके। ये एक चुनौती भी प्रस्तुत करता है समूह के लिए, निर्देशक के लिए और अभिनेताओं के लिए, कि किस तरीके से वो पौराणिक और आधुनिक जो पक्ष हैं उनको उतनी ही कुशलता के साथ, उतनी ही सरसता के साथ, सरलता के साथ प्रस्तुत करें। अंक व दृश्य योजना की बात करें तो जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि इसमें 2 अंक हैं। पहला अंक जो है पूर्वार्ध जो है उसमें 4 दृश्य रखे गए हैं और जो दूसरा अंक है जो कि उत्तरार्ध है उसमें 7 दृश्यों का इसमें सम्मेलन या सम्मिलित किया है। 7 दृश्य में कथा को अभिव्यक्त किया है। तीसरी जो योजना आ जाती है वो आ जाती है पात्र योजना। पात्र योजना में हम ज्यादातर जनरली बात करते हैं कि सकारात्मक पात्र कितने हैं, नकारात्मक पात्र कितने हैं, एक तटस्थ पात्र कितने हैं और सूचना संवाहक पात्र कितने हैं जो खाली सूचना देकर चले जाते हैं। लेकिन इस नाटक की दृष्टि से जब हम पात्रों की बात करते हैं तो यहाँ कोई भी हमें क्लियर व्हाइट या ब्लैक चरित्र नहीं दिखते, श्वेत श्याम जैसा, अच्छे या बुरे जैसा चरित्र नहीं दिखाई देता। वहीं हम इसके चरित्रों को कार्ल मार्क्स के वर्ग सिद्धांत के आधार पर जरूर बांट सकते हैं कि एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग। जो शोषित हो रहा है, शोषित वर्ग में आपके चंदू आता है, आपकी अनुराधा आती है, जो जिसको कि शोषित किया जा रहा है, उनके माता पिता आते हैं। और कहीं न कहीं शोषक वर्ग में आपके प्रिंसिपल आता है, प्रेसिडेंट आता है और जो बीच के पात्र है यानी कि जो अरविंद है वो त्रिशंकु की तरह है। वो ना शोषक है के साथ हो पा रहे हैं, ना शोषित के साथ हो पा रहे हैं, और उनकी जो दुविधा है, उनका जो अंतर्द्वंद है, वही इस नाटक का जीस्ट है।
पौराणिक पात्रों में जहाँ द्रोणाचार्य हैं, एकलव्य हैं, कृपि है, अश्वत्थामा है, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और सैनिक है, वहीं वर्तमान आधुनिक पात्रों में आपके अरविंद हैं, लीला है, उनकी पत्नी, चंदू है जो उनका छात्र है, प्रिंसिपल है, अनुराधा है, यदु है और विमलेंदु है। विमलेंदु एक विशेष तरह का पात्र है जो एक तरीके से काल्पनिक पात्र है, या इसे कहें कि वो एक प्रतीकात्मक पात्र है जो कि अरविंद के अंतर्द्वंद का प्रतिबिंब है, जो मंच पर आकर अरविंद के मन की बातें, जो उसके मन का अंतर्द्वंद चल रहा है, उसे प्रदर्शित करता है, उसे दिखाता है। अब नाटक के केंद्रीय विचार की बात करें कि नाटक, और जो इसमें शिल्पगत पक्ष में जो सबसे प्रमुख बिंदु आता है, जो आता है केंद्रीय विचार, ये नाटक कहना क्या चाहता है, नाटक के माध्यम से लेखक, नाटककार क्या संदेश देना चाहता है। तो सीधा सीधा हमें दिखाई देता है कि इस नाटक में शिक्षा व्यवस्था में जो कदाचार हो गया है, और जो आज से नहीं है, पौराणिक काल से जो व्याप्त है, कि जो जाति व्यवस्था है, या जो हमारे सामर्थ्यवान है, जो एक शासक वर्ग है, वो कहीं ना कहीं उन सुविधाओं का, उन साधनों का दुरुपयोग करके और एक वर्ग को उस अधिकार से, उसके मूल्यों से वंचित कर देता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर। इसके साथ ही एक शिक्षक या एक आचार्य जब वेतन भोगी हो जाता है, तो उसका अस्तित्व जो है वो संकट में आ जाता है। वो फिर अपनी भूमिका के साथ पूर्णतः न्याय नहीं कर न्याय नहीं कर पाता, पाता। और उसका अंतर्द्वंद जो है वो चलता रहता है। यही जो दो मुख्य विषय हैं, वो इस नाटक के केंद्रीय विचार हैं। साथ ही साथ कुछ सूक्ष्म विषय भी इसमें जुड़े गए हैं, जिसमें जैसे महिलाओं की जो स्थिति है, विशेष रूप से निम्न वर्गीय एवं मध्यम वर्गीय महिलाओं, जैसे कि अनुराधा के साथ होता है, उसके साथ कदाचार होता है, उसके साथ व्यभिचार होता है, लेकिन फिर भी उसी के घर वाले उसे ये कहते हैं कि इसका आगे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा और तुम ही बदनाम होगी, तुम्हारे बारे में ही लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और कई भ्रांतियां तुम्हारे बारे में फैलाएंगे, इसलिए तुम चुपचाप इस बात को दबा दो, इसे शांत करो। वहीं द्रौपदी का भी उदाहरण आता है कि द्रौपदी जो एक वस्त्र में थी, इतने सारे पुरुष उस सभा में थे, लेकिन किसी पुरुष ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई। कुछ जैसे जब वो अश्वत्थामा और कृपि और द्रोणाचार्य का संवाद होता है, तो कृपि कहती भी है कि क्या होता ज्यादा से ज्यादा, वो तुम दोनों को मार देते, मैं उसमें ज्यादा खुश होती कि आज तुम्हें जिंदा दे। या वो द्रोणाचार्य पे आरोप लगाती है कि तुम ध्रुपद से बदला लेना चाहते थे और उसकी वो पुत्री थी, इसलिए तुम शांत थे। और अश्वत्थामा पे भी आरोप लगाती है कि तुम भी उसे निर्वस्त्र देखना चाहते थे, उसके शरीर को देखना चाहते थे, तुम्हारे जो अंतर्मन में पुरुष मानसिकता जो बैठी हुई है, वो कहीं ना कहीं उसे नग्न अवस्था में देखना चाहती थी, इसलिए तुम चुप रह गए। तो स्त्रियों की जो दशा है, वो भी कहीं ना कहीं एक इसका सूक्ष्मतम विषय है जो उन्होंने यहाँ पर उठाया है। अब ये हुआ शिल्पगत पक्ष। अब जो तीसरा अध्ययन हम करते हैं, वो करते हैं बौद्धिक पक्ष का। और नाटक खेलने की दृष्टि से, नाटक मंचित करने की दृष्टि से, ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जिसमें हम आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं। जो साहित्य है और जो निबंध है, उनमें मुख्य अंतर यही होता है कि निबंध में सूचनाएं होती हैं, लेकिन साहित्य में गहरे छिपे हुए अर्थ होते हैं, और उन गहरे छिपे हुए अर्थों की अभिव्यक्ति करना नाटक में बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हम नाटक को विश्लेषित कर रहे हैं या समझ रहे हैं। तो नाटक के आर्थिक पक्ष किस तरीके से दिखाए हैं कि जब एक व्यक्ति आर्थिक रूप से सबल नहीं है, तो उसके साथ कितनी समस्याएं होती हैं, तो वो मूल्यों का पालन कैसे करे।
जैसा कि हमारे संस्कृत में युक्ति है कि बुभुक्षितः किम न किम न करोति पाप, करोति पापम, कि भूखा किस तरह का पाप नहीं करता। नहीं करता है। तो वही समस्या बार बार अरविंद के सामने भी आती है कि अगर वो एक प्राइवेट कॉलेज में शिक्षक है, अगर कॉलेज बंद हो जाएगा, अगर उसकी नौकरी चली जाएगी, तो उसका गुजारा कैसे कैसे चलेगा। होगा? और इसी उसकी कमजोरी का जो प्रेसिडेंट है, जो प्रिंसिपल है, वो उस पर दबाव बना के फायदा उठाते हैं। और यही समस्या द्रोणाचार्य के सामने भी थी कि उसके बेटे ने निर्धनता में जब से पैदा हुआ, माँ के दूध छोड़ने के बाद उसने दूध का स्वाद नहीं चखा और उसकी माँ उसे आटे का पानी मिलाकर दूध कहकर पिला देती है और वो खुशी खुशी उसको पी लेता है। तो निर्धनता जो समस्या है, और धन आने के साथ ही जैसे ही सुविधा भोगी इंसान हो जाता है, तो उसके मूल्य कैसे परिवर्तित हो जाते हैं और वो अपनी सुविधाओं का दास हो जाता है। और उसकी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, वो अपनी सुविधाओं के तराजू में उसको तोलने लगती हैं और कहीं ना कहीं उनमें मानवीय मूल्य जो हैं वो हल्के पड़ जाते हैं और सुविधाओं के प्रति जो आकर्षण है वो भारी पड़ जाता है और हमारे निर्णय उस ओर झुक जाते हैं। इस बात को उन्होंने नाटक में बहुत जगह व्याख्यातित किया है और बहुत जगह उसको रेखांकित किया है। तो इस अर्थ को समझना, इस व्यवस्था के अर्थ को समझना, और जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ी हैं और आज के युग में जब रोजगार के साधन ज्यादा बढ़े हैं, हर व्यक्ति के पास कमाने का अवसर है, तो ये जो दूरियां हैं और गहरी हो गई हैं, ये खाइयां और बढ़ गई हैं, और कहीं ना कहीं जो पूंजीवाद का एक विष हमारे समाज में घुला है, उसमें परिवार में भी दूरियां कर दी। माता पिता, पति पत्नी के संबंध, भाई बहन के संबंध, सब आर्थिक बिंदुओं पर आकर अटक जाते ठहर हैं जाते हैं। और वही निर्धारित करते हैं कि आपके संबंध कितने मधुर होंगे या कड़वे होंगे। वहीं सामाजिक स्थिति भी, समाज का दायरा बड़ा है, महिलाओं की स्वतंत्रता भी बढ़ी है, लेकिन आज भी पुरुष मानसिकता हम पे हावी रहती है और कहीं ना कहीं निर्णय लेने में या स्त्रियों की दशा का चिंतन करने में हम पे पुरुष मानसिकता हावी रहती है, जो सदियों से हमारे साथ घुली हुई है और वो कहीं ना कहीं एक विकृति के रूप में गहरी जड़ें अपनी जमा चुकी है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है और बहुत संकट में है। इसी तरह राजनीतिक के पॉलिटिकली जो जिस तरीके से वो उसको पता लगता है जब प्रेसिडेंट को कि ये मेरे विरोधी का बेटा है, तो वो उसको फंसाने के लिए दबाव बनाता है। और आज हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं समाज में भी, वर्ग में भी, कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सीबीआई हैं, जो ईडी है, इनका प्रयोग किस तरीके से विरोधियों को दबाने के लिए या अ, उनसे अपनी बातें मनवाने के लिए किया जाता है। नेताओं की खरीद फरोख्त होती है, सब चीजें जो हैं मूल्य के दम पर, सामाजिक उसके दम पर चल रही। और वहीं मनोवैज्ञानिक चौथा पक्ष जो आ जाता है, मनोवैज्ञानिक, जो एक अभिनेता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो हर पात्र का, जिस पात्र को भी निभा रहा है, उसकी मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है कि हमें कहाँ शुरू में जब नाटक शुरू होता है तो अरविंद एक दृढ़ व्यक्ति के रूप में नजर आता है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग है और वो उसके लिए कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार है, अपनी नौकरी को भी छोड़ने को तैयार है। लेकिन वो सिर्फ, जैसा कि लास्ट में चंदू उसको कहता है कि वो एक बौद्धिक नपुंसक है, वो सिर्फ दिखावा मात्र है, और ये चीज जो है धीरे धीरे आगे चल के सामने आती है और अंत में स्पष्ट हो जाती है। और इसके बाद जो चौथा व्यवहारिक पक्ष आता है, वो हम नाटक की व्यवहारिकता को अध्ययन करते हैं कि मंचीयता, उसके मंचन की कितनी संभावना है, क्या उसमें कठिनाई है, किस प्रकार के मंच में उसको मंचित किया जा सकता है, क्या उसे छोटे सभागृह में मंचित किया जा सकता है या बड़े सभागृह में मंचित किया जा सकता है। पारिवाहनिक आवश्यकताएं कितनी है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसके सेट को, उसकी कॉस्ट्यूम को, कितना आसान है, कितना मुश्किल है। भंडारण की क्या समस्या है, उसमें जो वेशभूषा है या जो उसका सेट है, उसे स्टोर करने की हमारे पास जगह है या नहीं। तो इस प्रकार से हम एक नाटक का विश्लेषण करते हैं और इस नाटक का पूरा सार जो है वो नाटक के अंतिम वाक्य में आ जाता है, जहां विमलेंदु अरविंद से कहता है कि तू द्रोणाचार्य है।
व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार में लकड़ी के ठूठ की भांति बहता हुआ, बहता हुआ। वर्तमान के कगार से लगा हुआ, सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाला टूटे जहाज सा टूटे जहाज। द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और और दो। यही इस नाटक का सार है, जो कहता है कि वास्तव में जो आज की व्यवस्था में शिक्षक है वो, या जो भी एक विवेकशील व्यक्ति है, वो उस व्यवस्था का दास है, और उस व्यवस्था के लाइट हाउस आप जानते हैं कि समुद्र में मार्ग दिखाने के लिए किनारों पर वो लगे हुए होते हैं, जिनमें लाइट घूमती रहती है, और जहाज उसको देखकर किनारा तय करते हैं कि हाँ, हमें यहाँ मार्गदर्शक के रूप में वो लाइट हाउस काम करते हैं। तो वो लाइट हाउस जो हमें मार्ग दिखा रहे हैं, वो उसी व्यवस्था के बनाए हुए हैं, जो अंदर से खोखली है, जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, जो दीमक लग चुकी है, खोखली हो चुकी है, जो मूल्य विहीन है। और जब वही मार्ग दिखाएगी तो व्यक्ति चाहे कितना ही मूल्यवान हो, वो पथभ्रष्ट होगा ही। हो ही जाता। मेरे हिसाब से काफी समय मैंने ले लिया है। अब हम जो संवाद के लिए बाकी का समय ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली व्याख्यान रहा सर। मैं तो समझता हूं कि आपने जितने सूक्ष्मतम बिंदुओं को छुआ है और उन पर अपने विचार आपने बिल्कुल एक मैं समझता हूं सर्वथा उपयुक्त व्यक्तित्व आप रहे इसके लिए, कि क्योंकि आपको न केवल उस रचना के टेक्स्ट को आप जैसे हम लोग हैं, एक रचना को पढ़ लिया हमने और उसको उसकी व्याख्या करनी है, उसको समझना है, लेकिन आपने किस तरह से वो मंचन होगा उसका, उसके पात्र किस तरह से मंच पर प्रस्तुत होंगे, किस तरह का देशकाल है, किस तरह के उन्होंने वस्त्र और उस तरह की वेशभूषा उन्होंने धारण की होगी, और किस समय पर जब पात्र किसी आ, कोई कोई व्यक्ति जब किसी पात्र में ढल रहा होता है तो वह उसके मनोविज्ञान को किस तरह से समझता है, उन सब पर आपने बहुत गहरी दृष्टि हमारे बीच में रखी और हमें विकसित करने का अवसर प्रदान किया, हमारी बौद्धिक क्षमता को भी, और हमारे विचारों की एक जो सरणी है उसमें भी थोड़ा सा आपने कुछ हलचल मचाई है जरूर। और बहुत सूक्ष्मता से सभी, भौतिक पक्ष हो, शिल्पगत पक्ष हो, बौद्धिक पक्ष हो, उसका व्यावहारिक पक्ष हो, सभी पर आपने बहुत अच्छे से सभी कुछ बताया है। और मैं समझता हूं कि मेरे भी कुछ प्रश्न होंगे, लेकिन कोई साथी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई विद्यार्थी हैं और वो अपना कुछ पक्ष रखना चाहें, कुछ अपने प्रश्न रखना चाहें, तो उनका स्वागत है। नहीं तो मुझे तो कुछ एक दो बातें करनी है सर से, फिर मैं अंत में करूंगा। जी दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता था। जी हाँ, बताएं। हाँ हाँ स्वागत। जी, कपिल जी, हम जब इसको पढ़ाते हैं, नाटक को मैं पढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि नाटक मैंने देखे हैं कई बार, लेकिन एक रंगकर्मी के मुख से इस प्रकार से नाटक की व्याख्या पहली बार सुन पाया हूँ। तो जब हम नाटक पढ़ाते हैं या उपन्यास पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है हम एक ही भाव से पढ़ाते हैं। एक और द्रोणाचार्य हमारे पाठ्यक्रम में पहले था, अब नहीं है, और मैंने जब इसको पढ़ाया है तो ठीक वैसे ही पढ़ाया जैसे उपन्यास के बारे में हम बताते हैं। तो नाटक की ये व्याख्या जो 4 स्तरों पे आपने की, ये हमने पहली बार जानी। तो मुझे लगता है कि सही नाटक बात। पढ़ाने का शौर हम में आएगा, और आज के व्याख्यान से कम हमें इतना लाभ होगा कि हम नाटक को ठीक से पढ़ा पाएंगे, और कुछ हो सकता है इसका अगर 50% विद्यार्थियों तक पहुंचा पाए, तो मुझे लगता है हम ये आज की बात सार्थक होगी। और दीपक जी से भी आग्रह रहेगा कि इसे हो सके तो यूट्यूब पर भी अपलोड करें, अगर आपने रिकॉर्ड किया है, हाँ बिल्कुल, ये ताकि रिकॉर्डिंग चल रही है और ये सभी विद्यार्थियों हाँ तक और सभी जो हमारे साथी हैं वो भी इसका लाभ बाद में भी उठा पाएंगे। जी, धन्यवाद जी, जी। बहुत अच्छी टिप्पणी रही बलदेव जी की। और कुछ साथी जुड़े हुए हैं, सुमन जी जुड़े हुए हैं, जयशंकर जी कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है। देखिए, प्रश्न पूछना चाहिए विद्यार्थियों से, मैं हाँ, कहूंगा, क्योंकि ज्ञान का जो आधार है वो प्रश्न ही प्रश्न है। है। ज्ञान व्यक्ति को मिला ही प्रश्नों से है। जब हमारे मन में सवाल उठा कि ये कैसे होता है, तब हमने उसके बारे में जाना। और एक अच्छा विद्यार्थी का गुण ही है कि वो अच्छे प्रश्न पूछता है। और सबसे पहले तो आप प्रश्न पूछना सीखें। प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछना होना है, प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है।
प्रश्न अच्छा हो या बुरा हो, हाँ, प्रश्न पूछें। पहले तो प्रश्न पूछें, क्योंकि कोई भी प्रश्न अच्छा या बुरा नहीं होता। ज्यादातर समस्या ये होती है, हम ये सोचते रहते हैं कि लोग सोचेंगे कि ये क्या प्रश्न पूछा है, और जबकि 10 में से 8 व्यक्ति वही प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन वो भी यही सोचते रहते हैं कि अरे ये सब सोचेंगे ये क्या प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न पूछना बेहद आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने का प्रथम मार्ग ही प्रश्न पूछना है। तो प्रश्न सदा आमंत्रित है। हाँ जी। हाँ जी, हरविंद। एक एक प्रश्न आ रहा है। हाँ, सर हाँ नमस्ते। हाँ, रजनदीप कौर। सर वैसे तो आपने सर हमारे लिए प्रश्न छोड़े ही नहीं, आप इतना अच्छा पढ़ाया है कि सर हमें सारे जो हमारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं सर। पर फिर भी सर मैं ना ये पूछना ये मेरी चाहूंगी कि जैसे हम बुक्स वगैरह या किसी अन्य सामग्री से पढ़ते हैं कुछ भी सर, तो उसमें ना जैसे आपने बताया कि शंकर शेष जी का जीवन परिचय, तो उसमें ना थोड़ा-सा अलग दिया होता है, जैसे उनकी ना जन्म जन्म को लेकर, उनकी मृत्यु को लेकर। तो सर उसमें आप बता दीजिए कि एक निश्चित कि हम उस पेपर में उसे ही लिखें ऐसे सर। देखिए, कई ऐसे विषय हैं जिनके बारे में क्या है कि हमारे यहाँ इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही, और कई बार किन्हीं-किन्हीं लेखकों के बारे में ऐसे विवाद हो जाते हैं, तो आप उसमें जहाँ से आपने पढ़ा है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। उस बुक को, उस शोध पत्र को या उस किताब को। और जनरली आप शंकर शेष का जो समग्र साहित्य है, अगर इस किताब को रेफरेंस करेंगे तो वहाँ आपको उनके बारे में ऑथेंटिक जानकारी जो है वो मिल जाएगी कि उनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। क्योंकि कई लेखक ऐसे हैं, जैसे कालिदास इतने विद्वान लेखक हैं, प्रख्यात लेखक हैं, लेकिन आज भी उनके जन्म को लेकर विवाद है। विभिन्न-विभिन्न विद्वान उनकी जन्म तिथि भिन्न-भिन्न बताते हैं। भास को लेकर विवाद है। तो कई बार होता है कि आपके पास कोई निश्चित डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न व्याख्या कर देते हैं। तो उसमें आप उनकी जन्म तिथि वो बता सकते हैं जो आपने जिस पुस्तक से या जिस शोध पत्र से उसे ली है। विकिपीडिया पे भरोसा ना करें, न क्योंकि करें, सही। विकिपीडिया जो है वो आप भी एडिट कर सकते हैं। वहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ आप जाके एडिट करके उनकी डेट चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगी, वो उसे दिखाने लग जाएगा। लेकिन विकिपीडिया के नीचे जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ ब्लू जो नीले रंग में बहुत सारे शोध ग्रंथ दिए होते हैं जहाँ से उसने सूचनाएं ली हैं। तो आप रेफरेंसेस होते हैं। उन रेफरेंसेस पे जाकर जो अपना शोध कर सकते हैं और जान सकते हैं। और सबसे बढ़िया जरिया तो पुस्तकें हैं, और पुस्तकें प्रामाणिक पुस्तकें, पासबुकें नहीं या 1 वीक सीरीज नहीं। ठीक है ना? जो जैसे समग्र साहित्य की जो पुस्तक है इनकी, उसपे जो परिचय दिया होगा वो ऑथेंटिक, आप सही उसे बात। मान सकते हैं। वंदना, आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी सर। सर हाँ, पूछिए। सर जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर ने पहले जैसे ही वीडियो शुरू हुई तो सर ने सबसे पहले ये बताया कि कला और जो नृत्य है उनका महत्व बताते हुए कि वो एनसीईआरटी में शामिल होना चाह रही हैं। तो मुझे या हो इसके रही? बारे में, हाँ हो रही हैं, तो मुझे इसके बारे में थोड़ी सूचना दें। हो गई है। इस वर्ष से जो है 3री से 8वीं कक्षा तक के लिए जितने भी नवोदय विद्यालय हैं और केंद्रीय विद्यालय हैं, उनमें कला शिक्षक की पुस्तकें बन गई हैं, और आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो 3री, 4थी, 5वीं की किताब है उसका नाम है बांसुरी, बांसुरी 1, बांसुरी 2, बांसुरी 3, और जो 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताब है उसका नाम है कृति 1, कृति 2 और कृति 3। इनमें से इनके इंग्लिश वर्जन तो सबके आ गए हैं। हिंदी जो अनुवाद हैं वो अभी 3री और 6ठी क्लास के आ गए हैं। 4थी और 7वीं के आने वाले हैं, और 5वीं और 8वीं के भी जल्द ही आ जाएंगे। और इसकी ज्यादा जानकारी अगर चाहिए हो तो मैंने तो आज ही दैनिक भास्कर में ये खबर पढ़ी है। तो दैनिक भास्कर का आज ही का अंक आप अगर उठा करके देख लेंगे तो मैं समझता हूँ मुख्य पृष्ठ या उसके आसपास ही कहीं पर ये सूचना है कि कला शिक्षकों की जो है वो जी सर। भर्ती भी होगी। और कला की जो शिक्षा है वह विशेष रूप से संगीत के लिए आया था शायद उसमें। तो सर आप मेरा देखिएगा वहां पर है। सर मेरा विचार नृत्य में था, अधिकतर नृत्य में। हाँ, तो आप प्रयास करें, नृत्य से प्रयास करें आप, है ना? तो
इस संबंध में हम और भी कॉलेज में आप आए, आपसे अलग से भी बात कर सकते हैं ना। जी सर, धन्यवाद। जी, सर किसी को। हाँ, हाँ, सर रजनदीप। आपने ना स्टार्टिंग में बताया था शोषित वर्ग और शोषण वर्ग, मतलब हम्म, जो शोषित होते हैं और जो शोषण करते हैं। हम्म, तो सर जैसे कि जो इस मतलब कि एक विमलेंदु नाम का जो इसमें कैरेक्टर दिखाया हुआ है, तो हम्म, सर हमें समझ नहीं लगी कि विमलेंदु सर मतलब कि उनको खुद ही मतलब कि अपनी जैसे जो उनको कहते हैं अरविंद को सिखाते कि हम्म, द्रोणाचार्य बनो। तो सर इसमें मतलब हम्म, विमलेंदु की भूमिका बताओ, मुझे ना समझ नहीं आया था, विमलेंदु का मैंने पढ़ा थोड़ा। ये बहुत नहीं, अच्छा बहुत प्रश्न अच्छा। है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हाँ, और मैं समझता हूँ कि इस पर एक बार थोड़ी सी चर्चा सर ने की भी है इसी के बीच में, कि वो वास्तव में हाँ, विमलेंदु है या वो अंतर्द्वंद है उसी के मन का, अरविंद के मन का। तो सर थोड़ा सा आप और अरविंद प्रकाश ने, डालें। हाँ, अरविंद ने क्या है कि विमलेंदु को अपना आदर्श मान रखा है एक तरीके से, जब से उसकी हत्या हुई है। उसके बाद उसने क्रांति का एक अग्रदूत के प्रतीक के रूप में उसको मान लिया है। लेकिन उसकी जो मानसिक अवस्था है या उसका आंतरिक दुर्बलता जिसको कहे, उस दुर्बलता के कारण वो विमलेंदु उसके सामने जब प्रकट होता है, तो वो उसे वो सब बातें मानने के लिए कहता है जो प्रत्यक्ष में मानना नहीं चाहता, लेकिन उसका अंतर्मन चाहता है। वो उसकी आंतरिक दुर्बलता का प्रतीक है, जो क्रांति का प्रतीक नहीं है। जैसे हम अपनी बात करते हैं, हम कुछ चीजों के जब कोई भी चीज पे हमें द्वंद पे हम निर्णय लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि इसको करने से क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये बुरा होगा। तो हमें ऐसे ख्याल भी आते हैं, अरे मम्मी को क्या पता चलेगा, अरे पापा थोड़ी देखेंगे, अरे पता भी चल जाएगा तो अपन झूठ बोल देंगे। तो ये जो चरित्र है मनुष्य का, ये जो कमजोरियां हैं, आंतरिक दुर्बलताएं हैं, जो उसकी आवाज को दबाती हैं, वो यहाँ पर शंकर शेष ने बड़ी कुशलता के साथ विमलेंदु चरित्र के रूप में रखी है। और क्योंकि वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, वो यदु की बात नहीं मानता, लेकिन जो विमलेंदु है वो उसकी नजर में आदर्श चरित्र है। और जब वो आदर्श चरित्र ये बात कह रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं उसकी बात मानूंगा, वहां जाके वो अपने आप को हथियार डाल देता है। और वो उसकी दुर्बलता ही है, वो खुद मानना चाह रहा है, लेकिन वो बात विमलेंदु के माध्यम से कहकर ये मान रहा है कि विमलेंदु को क्या मिला, उसकी पत्नी भी संकट में है, उसके किसी ने नहीं पूछा, उसको घर जाके किसी ने सहायता नहीं दी, तो अगर मैं विमलेंदु की तरह बना तो मुझे भी ये सब सहना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं ये सब छोड़ के मैं अपने स्वार्थ को चुन लेता हूँ। जी एक सर, तरह वो से ना इसमें एक तरह से वो अपनी जो अपराध हैं या जो अपनी गलतियां हैं या जो अपनी जो आंतरिक कमियां हैं उसकी, वो उनको जस्टिफाई कर रहा है हाँ, विमलेंदु के बिल्कुल। माध्यम से। वो विमलेंदु के माध्यम से जस्टिफाई कर रहा है कि विमलेंदु को क्या मिला है। तो वास्तव में जिस समय विमलेंदु उसके सामने प्रकट हो रहा है, तो वो विमलेंदु नहीं होकर के उसकी आंतरिक जो कमजोरियां हैं दुर्बलता। वही हैं जो उसे प्रेरित कर रही हैं कि आ, मुझे क्या मिला। जैसे सर ने बताया भी कि मेरा मेरा तो घर परिवार नष्ट हो गया, मेरी पत्नी दर दर मारी फिर रही है, उसको नौकरी नहीं दे रहा है, उस पर कोई गलत नजर डाल रहा है। तो एक तरह से जो विमलेंदु है वो वास्तव में उसका एक आंतरिक मन है जो बड़ा कमजोर है, और अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने अपराधों को जस्टिफाई कर रहा है। अच्छा प्रश्न था बहुत, और सर ने भी बड़ा अच्छा इसमें जवाब दिया। सर इसलिए ये प्रश्न हाँ, पूछा क्योंकि उसमें क्या है कि कहीं तो उसको क्रांतिकारी कहा जा रहा है और कहीं सर वही उसको उकसा रहा है कि ये करे, इसलिए हमें कंफ्यूजन होगी। हाँ, तो हाँ, निश्चित रूप से अगर विमलेंदु वहां वास्तव में अवतरित हुआ होता तो वो उसको आदर्श का ही पाठ पढ़ा रहा होता, लेकिन वो वास्तव में नहीं आया, उसके अंतर्मात्मा जो है वो विमलेंदु के रूप में बोल रही जी सर। है। जी। और किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न है? तो सर इसमें दो बातें मैं कहना चाहूंगा, है ना। कि जी एक बिल्कुल। बात तो ये कि जब हम एक और द्रोणाचार्य की बात करते हैं, तो हम केवल और केवल शिक्षा और शिक्षक और विद्यार्थी और शिक्षा व्यवस्था यहां पर आकर के मुझे लगता है ठहर जाते हैं, जबकि वास्तव में मुझे लगता है कि ये केवल शिक्षा का या केवल शिक्षा व्यवस्था का नाटक नहीं है। ये तो पूरे समाज का एक चरित्र जो है हमारे सामने रख रहा है, क्योंकि विमलेंदु की जब मृत्यु होती है तो सारा समाज वहां खड़ा हुआ है। उनमें से एक भी तब नहीं था जब विमलेंदु संकट में था। हाँ, नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि जो इस पे लास्ट में डायलॉग हुई कि हाँ, कोई भी प्रेरक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, मूल्यों की जब भी व्यवस्था आती है तो व्यवस्था का लाउट हाउस से ही हम चीजों को देखते हैं। बिल्कुल। यानी जो सिस्टम है
वो चाहे शिक्षा व्यवस्था का सिस्टम हो या हमारा राजनीतिक सिस्टम हो या सामाजिक ढांचा हो, वो सब कहीं ना कहीं खोखला हो गया है और हम मूल्यों की जगह सुविधाओं को चुन रहे हैं, जिस वजह से उसमें ये खोखलापन आ रहा है। अब वहाँ ये जो हमारा अरविंद है, ये अगर शिक्षक न भी होता, वो एक आईएएस अधिकारी होता, तो भी उसके साथ वही समस्या है। एक हाँ, क्लर्क होता, तो भी उसके साथ वही समस्या है, लेकिन लेकिन शिक्षक वो पर बिल्कुल, दायित्व ज्यादा है। हाँ, वो हाँ, शिक्षक का जो व्यक्तित्व जो चुना है, शिक्षक पे आधार पे रखा है कि शिक्षक एक वो व्यक्ति होता है जो विवेक समाज को जिसका दिशा सबसे देता है। ज़्यादा जागृत होता है। जी, सबसे ज़्यादा बिल्कुल। जागृत जिसका विवेक होता है वो शिक्षक होता है, आचार्य होता है और उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने दैनिक जीवन में भी कोई आईएएस से ये उम्मीद नहीं करेगा कि वो दैनिक जीवन में ऐसी कोई घटना ना करे, किसी क्लब में डांस ना करे या हो हुल्लड़ नहीं करे, उस पे इतनी दायित्व नहीं होता। लेकिन एक शिक्षक पे ये दायित्व होता है कि वो अपने सामाजिक जीवन में भी उस मर्यादा का पालन करे। वो पालन 24 करे। घंटे शिक्षक, बिल्कुल, 24 सही घंटे बात। उसको शिक्षक की दृष्टि से देखा जाता है, उसको प्रेरणा की दृष्टि से देखा जाता है। एक हाँ, तो आईएएस अगर कहीं दुष्चरित्र या किसी लांछन में पड़ेगा तो उतना अपराध बोध या उतना सामाजिक वो ढांचे को नहीं गढ़ पाएगा। लेकिन अगर एक शिक्षक इस तरह की व्यवस्था करता है तो वो एक समाज के लिए चिंतन का विषय या वो हो जाता है। और इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि इतिहास में आपने एक परंपरा डाल दी आचार्यों की कि वो मूल्यों के दास हो जाएंगे। सही बात। अर्जुन वहां पर कहते हैं हुँ, इतिहास आप पे भविष्य में भी हंसेगा। आप सोच रहे हो आज नहीं हंसेगा, वो भविष्य में भी आपको ही दोषी ठहराएगा। जी। तो बेहद गहरा और एक व्यापक प्रभाव डालने वाला नाटक है। एक और बात थी जो मुझे समझ में आई, उस पर तो बहुत छोटी-सी बात है कि यहाँ एक तो महिलाओं की जो स्थिति है, वो अनुराधा के रूप में और द्रौपदी के रूप में रखी गई। दूसरी 2 महिलाएँ और भी हैं उसमें, एक तो कृपि ये और और लीला। हम्म, ये जो महिलाएँ हैं, वो अपने पति को सही राह नहीं दिखा पा रही हैं और किसी न हम्म, किसी तरीके से उस दलदल में पहुंचाने के लिए उनका भी कुछ न कुछ उसमें दायित्व बनता है। जैसे जो हाँ, हम गबन पढ़ते हैं प्रेमचंद जी का, तो गबन में जो समस्या है, गहनों से प्रेम की जो समस्या है या हम्म, दिखावे और आडंबर की जो समस्या है महिलाओं के जीवन में, वो भी कई बार जो है वो प्रेरित करती है। इसीलिए द्रोणाचार्य भी बाद में जब अश्वत्थामा कृपि उनसे के दोष सवाल नहीं। पूछता है, तो कृपि को सामने रखता है और उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं बताती हो, हम्म, क्या कारण रहा। तो महिलाओं का एक और भी पक्ष है जो इसमें आया है और जो समाज में पुरुषों को पथभ्रष्ट करने में कई बार उनका भी सहयोग बन जाता है, उस पर भी। जी। उस पे भी उन्होंने डाला है, प्रकाश डाला है। और जी। निश्चय ही जो है कि पुरुष जैसे इसका कारण एक कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि हम गहराई से देखें कि पुरुष तो अपने वर्क काम पे चला जाता है, लेकिन ये जो जब सामाजिक प्रताड़नाएं हैं या जो निर्धनता का दंश है, ये महिलाओं को ज्यादा झेलना पड़ता है ये घर में महिलाओं रहते को हुए। ज्यादा झेलना पड़ता जी। है। और कहीं ना कहीं वो ताने, वो व्यवस्था, वो सामाजिक ढांचा उनको मजबूर ज्यादा कर देता है वो पथभ्रष्ट होने के लिए या उसके लिए प्रेरित करने। जी। और इसीलिए कहा भी गया है कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला ही होती है। जी। और इसी तरह एक नैतिक पुरुष के पीछे भी एक महिला ही होती है और पथभ्रष्ट के पीछे भी महिला हो सकती है। हम ये नहीं जी। कहेंगे महिला ही होती है, महिला हो। हो सकती है। तो हाँ, सर मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा संवाद रहा और हम लगभग 1 घंटा हमें हो गया है संवाद करते हुए और मुझे तो बड़ा आनंद आ गया और ऐसा लग रहा है कि ये संवाद निरंतर चलता रहे और आने वाले दिनों में भी हम आपसे बहुत बहुत बातें सीखें। और आज जो सीखा है हमने भी एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ इस मंच पर बैठ करके अपने विद्यार्थियों के साथ तो वह जरूर हमारी जो शिक्षण कौशल है हमारा, हमारी कक्षा में जो हम जिस तरह से पढ़ाते हैं उसको और ज्यादा समृद्ध करेगा और निरंतर आपका सहयोग इस तरह से ही मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना लंबा समय हमें दिया। बलदेव जी का आभार जो पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे। छात्रा का एक सवाल फिर से आ रहा है तो ले लेते हैं, 1 ही मिनट में सवाल पूछना हाँ, बेटा। हाँ, 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 कोई दिक्कत रजनदीप कुछ नहीं। प्रश्न पूछना है? जी नहीं सर, हम सर यही कह रहे थे कि हम भी सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं। हाँ। हाँ, धन्यवाद बोलो। सर क्लैपिंग कर रही धन्यवाद, हो। आपने इतने अच्छे तरह से हमें समझाया
और सब जितने भी डाउट्स हम्म, जितने भी डाउट्स है सर सारे क्लियर हो गए हैं। अब मुझे पता है कि मेरा पेपर भाई अच्छा होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी अच्छी ये बात है। प्रतिक्रिया विद्यार्थी और की रही। हाँ, और बलदेव जी, धन्यवाद आप कुछ कहना जी। चाहेंगे? हाँ, दीपक जी, मैं आपको नहीं बहुत सर, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। देना चाहूंगा, और बलदेव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये अवसर उन्होंने मुझे प्रदान किया। और निश्चय ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ही अच्छा आपका प्रयास है दीपक कुमार जी। ये प्रयास अनुकरणीय है, और निश्चय ही सभी जो विद्यालय, महाविद्यालय और उनके जो शिक्षक है, उनको इस तरह के प्रयास करने चाहिए शिक्षा में नवाचार के, और ताकि शिक्षण का स्तर बढ़े और विद्यार्थियों का स्तर बढ़े। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा इसमें। नहीं सर, आपसे तो हमने बहुत कुछ सीखा है और भविष्य में भी सीखते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। जी, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।